नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे हाई अलर्ट की बड़ी खबर से। सबसे पहले कानपुर कांड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर कांड में लापरवाही का एक और बड़ा खुलासा। शहीद डीएसपी ने डीजीपी मुख्यालय भी चिट्ठी भेजी थी। डीजीपी मुख्यालय को भी चिट्ठी भेजी गई थी और मुख्यालय भेजी गई चिट्ठी में विकास दुबे और एसओ के खिलाफ 8 पत्र भेजे गए थे। ये इस वक्त की एबीपी गंगा पर आप बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हुई, इसका खुलासा हुआ है। वारदात से 4 दिन पहले कानपुर जांच को एक टीम आई थी। बिना डीएसपी के बयान लिए ये टीम वापस चली गई थी। ये एक हैरान कर देने वाली जानकारी और खुलासा कि कानपुर टीम आई थी जांच करने के लिए, लेकिन उस टीम ने डीएसपी के बयान नहीं लिए। डीएसपी जो शहीद हुए इस बिकरू कांड में, उनका बयान नहीं लिया। अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, सिलसिलेवार, परत दर परत आप बताइए, अब जो खुलासे हुए कितने गंभीर लापरवाही। देखिए, जिस तरीके से चौबेपुर थाने का जो थानेदार था विनय तिवारी और उसकी जो जुगलबंदी थी विकास दुबे के, उसी की शिकायत की थी देवेंद्र मिश्रा जो वहाँ पर सीओ थे, और उन्होंने एक चिट्ठी पहले आनंद देव जो वहाँ पर एसएसपी थे उनको लिखी थी। और अब आईजी लक्ष्मी सिंह जो जांच कर रही हैं उसमें ये खुलासा हुआ है कि केवल एसएसपी को चिट्ठी नहीं लिखी थी, बल्कि यहाँ जो डीजीपी मुख्यालय है वहाँ पर भी चिट्ठी भेजी थी देवेंद्र मिश्रा ने, और 8 चिट्ठी कुल लिखी थी। और जो डीजीपी कार्यालय में चिट्ठी भेजी थी उस पर एक कमेटी वो 28 जून को जाती भी है, चौबेपुर थाने पर जाती है, विनय तिवारी से पूछताछ करती है, लेकिन वो सीओ से नहीं मिलती और वो वापस आ जाती है। अब डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं अनुभव, ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा खुलासा करें। अनुभव, दर्शकों को आप बताएं कि ये जो 8 चिट्ठियां थी, क्या ये अलग अलग अंतराल पर लिखी गई थी या एक साथ अलग अलग मामलों को किन मामलों को लेकर 8 चिट्ठियां लिखी गई थी? डीजीपी मुख्यालय को चिट्ठियां भेजी गई थी। देखिए, बिल्कुल राजीव, अलग अलग समय पर यह चिट्ठी लिखी गई, और जिस तरीके से विनय तिवारी जो चौबेपुर थाने का थानेदार था उसकी किस तरीके से सेटिंग थी, और हम तो खुद वहां गए थे चौबेपुर में। राजीव, एक चीज़ हम बताएं कि हमने वहां देखा 2018 मार्च 2018 से वहां थाने के भीतर जो थानेदार की तख्ती होती है ना, उस पर कोई 3 महीने थानेदार रहा, कोई 4 महीने थानेदार रहा, कोई भी 5 महीने थानेदार उससे ज़्यादा वक्त तक वहाँ नहीं रहा। लेकिन विनय तिवारी जो है वो दिसंबर 2019 में वहाँ पोस्ट हुआ था थानेदार के तौर पर, और उसकी विकास दुबे से छनती थी, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहा था। और इसी की शिकायत जो है वो देवेंद्र मिश्रा ने पहले एसएसपी आनंद देव से की थी, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब उनकी चिट्ठी उनकी जो बेटी है उसने जब दिखाई मीडिया को, तब स्थानीय स्तर पर उस चिट्ठी को भी फर्जी बताने का प्रयास किया गया। जब अनुभव, एक बड़ी जानकारी आपने ये भी दी कि बाकायदा कमेटी गठित की गई थी इन खतों पर, इन चिट्ठियों पर। सवाल ये कि ये जो कमेटी गठित की गई थी, क्या डीजीपी को मालूम था? डीजीपी के कहने पर कमेटी बनी थी, और उसके बाद जब गई तो शिकायतकर्ता के बयान क्यों नहीं लिए गए? शिकायतकर्ता से पूछा क्यों नहीं गया? देखिए, यही तो सवाल है, और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो लक्ष्मी सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी गई, और उन्हीं सारी जांच में अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। 28 जून को एक टीम लखनऊ से जाती है डीजीपी मुख्यालय से, चौबेपुर थाने जाती है, विनय तिवारी से पूछताछ करती है, लेकिन इसकी जानकारी जो वहाँ पर सीओ थे देवेंद्र मिश्र जो शहीद हो गए उनको नहीं दी जाती, ना ही उनसे कोई पूछताछ की जाती है। आप राजीव ये सोचिए कि जो टीम गई थी, अगर उस दिन वो सीओ से भी मिलती और शायद उनसे भी सवाल जवाब करती, उनसे भी पूछती, तो वो कुछ और खुलासे करते, और उसके बाद अगर एक्शन लिया होता, क्योंकि ये जो घटना हुई, बिकरू कांड हुआ, वो 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि हुआ। तो आप ये सोचिए, कहीं ना कहीं हर जगह लूप होल है, हर जगह कमी है, हर जगह हीला हवाली की गई। और अब कौन लोग गए थे, ये जो आईजी लक्ष्मी सिंह है उनकी जांच में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और सवाल ये उठता है कि जब उस चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं हुई
तो लोगों को दोषी माना जा रहा है, तो जब डीजीपी मुख्यालय चिट्ठी भेजी गई, जो टीम जांच करने गई, क्या उसको दोषी नहीं माना जाए? अनुभव, क्या ठीक उसके है, खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल, नहीं ये की जाए? सवाल ये अब वाजिब बड़ा है। सवाल है। अनुभव, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें। उससे पहले दर्शकों को कुछ सुनवा देते। दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे वो बेशक एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि इतने सारे खत, इतने सारे खुलासे एक के बाद एक हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब ऐसा लग रहा है मानो अपराधियों से ज्यादा तो गुनहगार ये सिस्टम है, जो लगातार शिकायतों की अनदेखी करता रहा, और वो भी तब जब पुलिस वाले हर हालत में अपना फर्ज निभाते हैं। एबीपी गंगा ने जब शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि देवेंद्र मिश्रा को नौकरी से बहुत प्यार था, उन्हें पुलिस से बहुत, उस वर्दी से बहुत प्यार था, और इतना प्यार कि वो अपने घर पर भी ध्यान नहीं देते थे। पहले ये बयान सुने, उसके बाद मैं अपने संवाददाता के पास जाऊंगा। उन्होंने कभी सर्विस के अलावा उन्होंने कभी घर में कभी ध्यान दिया ही नहीं। कई कई बातें घर में भी आके उन्होंने बताई। जिस वक्त वो मूलगंज इंस्पेक्टर थे, सॉरी मूलगंज एसओ थे, उस टाइम अतिक्रमण हुआ था, वो नौबत आ गई थी कि उनकी गाड़ी में लोग पेट्रोल भी डालने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने उस टाइम इरफान सोलंकी के फादर थे, सोलंकी जी, उन्होंने भी वहाँ से कहा कि ऐसा है कि मिश्रा जी आप बारूद के ढेर से हट जाइए, पर ये हमेशा यही बोलते थे कि ऐसा कि सर मैं मुट्ठी में सर्विस बस लेकर के मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ। काफ़ी प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं कैसे बताऊं। हर समय कभी उन्होंने घर में ध्यान ही नहीं दिया, न कभी बच्चों पर ध्यान दे पाए। बस यही रहा कि तुम बच्चों को देखो, मैं सर्विस कर रहा हूँ। ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द आपने सुना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव जुड़े हैं। अनुभव, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा लोग महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन उतना ही गुस्सा लोगों को तब भी आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने 8 चिट्ठियां डीजीपी मुख्यालय को लिखी थी, बाकायदा टीम भेजी गई थी, लेकिन टीम ने बात तक नहीं की। जिसने चिट्ठियां लिखी उसे पूछा तक नहीं गया। यानी कि ये खेल नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर, हर एक स्तर पर खेला गया है। देखिए राजीव, यही तो सिस्टम की नाकामी है, और इसी सिस्टम की नाकामी के चलते बिकरू में इतना बड़ा कांड हो गया। 8 पुलिसकर्मी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फर्ज को निभाते हुए शहीद हो गए, और देवेंद्र मिश्र तो लीड कर रहे थे। तो जिस तरीके का दुख आपने दिखाया, उनकी पत्नी जो कह रही हैं, बिल्कुल पूरा परिवार तो दुखी है ही, और जिसने भी ये खबर सुनी सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं, मन में पीड़ा है। लेकिन सिस्टम, सबसे बड़ा सवाल तो सिस्टम पर है। एक सीओ अपने सीनियर अफसर को चिट्ठी लिखता है कि एक थानेदार की सेटिंग है बदमाश से, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो चिट्ठी दबा ली जाती है। जब शहीद हो जाते हैं परिवार, वो चिट्ठी देता है तो उसको फर्जी ठहराने की कोशिश होती है। और अब जब जांच खुद एक आईजी स्तर के अफसर कर रही हैं, उसमें ये सामने आ रहा है कि केवल एक चिट्ठी नहीं लिखी, बल्कि 8 चिट्ठी। अनुभव, इन 8 चिट्ठियों का खुलासा कैसे हुआ? अगर एक ही इनका खुलासा किसने किया है? और क्या डीजीपी खुद सामने आएंगे कि कोई डीजीपी मुख्यालय को चिट्ठियां लिखी गई थी? देखिए, इनका खुलासा आईजी लक्ष्मी सिंह की जांच में हुआ, जो सबसे पहले वहां कानपुर गई थी जब ये चिट्ठी सामने आई थी, और उसी दिन उनको ये पता चल गया था कि जो चिट्ठी शहीद सीओ ने लिखी है वो सही थी, क्योंकि वो चिट्ठी सीओ कार्यालय में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने कंप्यूटर पर टाइप की थी। और उसी से जब पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि दरअसल एक चिट्ठी नहीं लिखी, अलग अलग चिट्ठियां लिखी, अलग अलग अफसरों को लिखी, और उन्हीं में से एक चिट्ठी जो है वो डीजीपी मुख्यालय भी भेजी गई थी। उसके बाद जब आईजी लक्ष्मी सिंह लखनऊ आई तो उन्होंने जो जानकारी वहां जुटाई थी उसके आधार पर पूछताछ की डीजीपी मुख्यालय में, तो ये पता चला कि 28 जून को ही, यानी जिस दिन ये कांड हुआ उससे महज 4 दिन पहले एक टीम जो है वो कानपुर गई थी, सिर्फ इसीलिए गई थी, उसी शिकायती चिट्ठी की जांच करने गई थी। वहां पर विनय तिवारी से पूछताछ भी की थी, लेकिन उसने जो सीओ थे उनसे पूछताछ नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव आप हमारे साथ बने रहे। आखिर क्यों गूंगा बहरा सिस्टम बना रहा? सवाल बहुत वाजिब है और सवाल उठेगा, और डीजीपी को खुद सामने आना चाहिए, क्योंकि
अलग अलग अंतराल पर, अलग अलग वक्त पर चिट्ठियां उन्होंने लिखी, लेकिन उन चिट्ठियों पर कार्रवाई नहीं हो। उन चिट्ठियों पर अगर वक्त पर कार्रवाई हो जाती तो शायद 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद नहीं होते। और इतनी मोहब्बत पुलिसकर्मियों को, इस सिस्टम को इतनी मोहब्बत विकास दुबे से क्यों थी, ये उजागर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अलग अलग टीमें लगातार जांच कर रही हैं। विकास की संपत्ति की जांच में ईडी की टीम भी जुटी हुई है, जो कि आज कानपुर पहुंची है। तो ईडी की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम कानपुर में विकास के उसके करीबियों की संपत्ति पर ईडी की नजर है। लिहाजा विकास के खजांची जय वाजपेयी की संपत्ति की भी इस वक्त बताया जा रहा है कि जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको दे दें, दरअसल ईडी 2 दिन तक कानपुर में रहकर विकास के आईटीआर, उसके तमाम दूसरे दस्तावेज, उसकी प्रॉपर्टीज, हर एक चीज को खंगाल रही है। उसके बैंक अकाउंट्स, एक तो उसके पैन कार्ड से कितने लिंक थे, दूसरे और कितने फर्जी खाते उसके चल रहे थे, और दूसरे लोगों के नाम से हो सकता है कि वो खाते उसने खुलवाए हों, उनमें पैसा डलवाता हो। उसके सारे कनेक्शंस को उजागर करना मकसद है। लेकिन यहाँ पर चुनौती बड़ी है, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि जो जांच करने वाले हैं, वो जांच करने वाले भी पुलिस वाले हैं, जो आरोप लगे हैं जिन पर, वो आरोप भी पुलिस पर लगे हैं। वैसे में कितनी निष्पक्षता से जांच होगी, ये सवालों में। वहीं एक और जानकारी मिल रही है कि जिस मुख्य वादी की शिकायत पर पुलिस ने विकास के घर पर छापा मारा, वो अब तक गायब है। वही मुख्यवादी जिसकी शिकायत पर छापे मारने के लिए पुलिस पहुंची थी बिकरू गांव में रात को, वही फरार है, वही गायब है, फरार नहीं, गायब है। ये शब्दों में सुधार मैं करना चाहता हूं कि वो गायब है। और जब पुलिस की टीम जांच के लिए उसके घर पर पहुंचे तो घर वालों ने बताया कि 2 जुलाई से राहुल तिवारी का कोई पता नहीं। और कानपुर से इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात, कहां है राहुल, कब से राहुल गायब है, इसकी सूचना क्या पुलिस को दी गई है या नहीं? और इसके साथ साथ जो जांच चल रही है ईडी की टीम से लेकर, न्यायिक जांच से लेकर और एसआईटी की जांच से लेकर, सारी जानकारी दर्शकों को आप दें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें जो मुख्य वादी है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था वो राहुल तिवारी है। और राहुल तिवारी का मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का, उसके बाद ही पुलिस टीम जो है वो दबिश डालने गई थी और इतना बड़ा कांड होता है। लेकिन घटना के बाद से राहुल तिवारी जो है वो अभी कहीं भी सामने नहीं आया और पूरी तरह से गायब है, अंडरग्राउंड है। राहुल तिवारी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जब राहुल तिवारी की मां जो है उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि लास्ट बार 2 तारीख को ही बात हुई थी और उसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदार के साथ कहीं चला गया और उसने बस फ़ोन पर इतनी जानकारी दी थी जहां भी है सुरक्षित है। लेकिन 2 तारीख से लेकर आज 13 तारीख हो गई है, लगातार पूरा घटनाक्रम जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन जो मुख्यवादी है वो अभी तक उसका कोई पता नहीं है। पुलिस की टीम जो है वो उसकी माँ के पास पहुँचती है और राहुल तिवारी के बारे में जानकारी लेती है तो माँ का कहना है कोई भी जानकारी उसको नहीं है। तो वहीं अब प्रभात, आपने खड़े होते हैं कि मैं एक बार पहले दर्शकों को वही रिपोर्ट हम सुनवा देते हैं कि जो वादी है राहुल तिवारी, उनकी मां का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले दर्शकों को हम वो सुनवा देते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी से क्या संबंध है आपका? हमारा सुमन नाम है, राहुल तिवारी हमारा लड़का है। आखिरी बार राहुल से आपकी कब मुलाकात हुई थी? 2 तारीख है। उसके बाद कोई संपर्क? उसके बाद नहीं कोई खबर। कोई फोन आया उनके? राहुल के साथ कौन कौन है? फोन वोन मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, आज पुलिस आई थी? हाँ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से कही रही रहा कि उनका हाजिर करो, नहीं तो रिपोर्ट कर देवे, मुकदमा दायर कर देवे। अच्छा, ये बताइए, विकास दुबे ने राहुल को परेशान किया था, मारा पीटा था? हाँ। क्या, कब क्या हुआ था? 1 तारीख का राहुल गए थे इंक्वायरी करन जी, तो वहाँ पर ये सब लोग मिल के पुलिस वाले का और सीओ का सबका बंद कर दी न, और राहुल का खूब मारून। तो राहुल ने रिपोर्ट नहीं लिखाई? तभी तो रिपोर्ट ही ऊपर फिर लिखाई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं प्रभात एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहता हूं, क्योंकि राहुल वही व्यक्ति था जिसकी शिकायत पर पुलिस दबिश देने के लिए जो है जा ही रही थी कि इस बीच में उनके साथ पूरा का पूरा कांड हुआ। प्रभात,
राहुल कब से गायब है? क्या शक है कि क्या ये या गायब है या किडनैप हुआ है? और पुलिस कहां तक है? पुलिस जांच कर रही है या नहीं? जी देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जो मुख्य वादी है और इसी की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी के बाद जो पुलिस है वो दबिश डालने जाती है, लेकिन उसके बाद से लगातार राहुल जो है वो गायब है। वहीं 13 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई कि आखिरकार अगर राहुल गायब है तो उसकी गुमशुदगी या फिर किसी तरह की कोई FIR दर्ज हो या NCR दर्ज हो कि आखिरकार राहुल कहाँ है। उल्टा जो पुलिस है वो परिजनों से पूछताछ कर रही है और पूछ रही है कि आखिरकार राहुल कहाँ है। तो सवाल कई खड़े होते हैं आखिरकार राहुल है कहाँ, क्योंकि जिस तरह से उसकी मां का कहना है कि राहुल जो है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ कहीं पर गया और उसने कहा कि जहाँ पे है सुरक्षित है, लेकिन अब जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई है राहुल का सामने आना बहुत जरूरी है और पुलिस जो है उसकी प्रभात, आप बता रहे हैं कि पत्नी और बच्चे के साथ वो नहीं, तो क्या पत्नी और बच्चे हैं गाँव में या वो भी नहीं है? जी बिल्कुल, उसकी मां जो गांव में और उसके पिता जो है वही अकेले हैं। उसके अलावा राहुल का और राहुल के पत्नी का कोई भी पता नहीं है और 2 तारीख से आज 13 तारीख हो गई, यानी 11 दिन हो चुके हैं। अभी तक राहुल कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस के अधिकारी अब राहुल की तलाश में जुट गए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से सूत्र जो है वो बताते हैं कि शायद पुलिस की जानकारी में है कि राहुल कहाँ है, क्योंकि अगर जानकारी में ना होता तो अब तक गुमशुदगी या किसी तरह की कोई FIR या NCR दर्ज हो जाती। लेकिन अब पुलिस के लिए सरदर्द है कि राहुल आखिरकार कहाँ है और पुलिस जो है वो तलाश में जुट गई है। आपके पास लौट रहा हूं, परिजनों का कहना है कि आखिरकार जो बात है वो क्या ऐसा हो सकता है कि खुद को महफूज जगह पर राहुल ने रखा हुआ? अभी देखिए राजीव, हम एक जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसमें IPS अफसर अमिताभ ठाकुर तैनात हैं। उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता है और आज वो दोनों लोग कानपुर जा रहे थे। विकरू गांव भी जाना था और जहां पर इनकाउंटर हुआ था वहां जाना था। दोनों रास्ते में थे, तभी जो नूतन ठाकुर ने जो मैसेज भेजा है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि DGP ऑफिस से एक फ़ोन जाता है उनके हस्बैंड को और ये कहा जाता है अमिताभ ठाकुर से कि आप वहाँ नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए उनका जो सर्विस कंडक्ट है उसके तहत वो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगर इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है, तो जब ये चिट्ठी भेजी गई तब मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? अगर DGP कार्यालय तक चिट्ठी भेजता है कोई पुलिस का अधिकारी तो उस पर टीम भी बन जाती है, वो चली भी जाती है, वहाँ पर बयान भी ले आती है। बयान किसका ले आती है? जो आरोपी होता है। अब देखिए, कोई आरोपी या क्या कभी ये कहेगा नहीं नहीं भाई मुझ पर जो आरोप है वो सही है? अब ये जो जांच कमेटी गई थी ये खुद सवालों के घेरे में है कि आखिर कौन से लोग गए थे और क्यों उन्होंने केवल विनय तिवारी का उस दिन बयान लिया, क्यों जो शहीद CO हैं देवेंद्र मिश्र उनका बयान क्यों नहीं लिया? अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है। ये अनुभव, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अनुभव, आप दर्शकों को ये भी बताएं कि जब इस तरह की शिकायत आती है, DGP मुख्यालय को चिट्ठी भेजी जाती है, तो इस तरह की जो कमिटीज बनती हैं वो किसके कहने पर, क्या DGP के कहने पर बनती है? कमेटी के सदस्य किस तरह के लोग होते हैं, कौन होते हैं? देखिए, एक पूरा प्रोसेस है राजीव। देखिए, एक शिकायत प्रकोष्ठ है, DGP कार्यालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ है। वहाँ पर आप कोई भी कंप्लेन जब करेंगे तो वो रजिस्टर्ड होती है, बाकायदा उसका नंबर होता है कि इस नंबर से ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है। और अगर कोई कमेटी बन रही तो जाहिर सी बात है कि कोई IG रैंक का अफसर रहा होगा जो उसको लीड करता होगा उस प्रकोष्ठ को, और उसको जब पूरी जानकारी हुई होगी तभी तो ये जांच कमेटी बनी होगी। अपने आप तो कोई जांच कमेटी बन नहीं जाएगी, कोई लोग जांच कमेटी में शामिल नहीं हो जाएंगे। तो अब ये जरूरी है कि आखिर किसके कहने पर वो जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी में कौन लोग थे, क्या उनकी कोई मिली भगत थी चौबेपुर के SO से जो उन्होंने उस दिन केवल आरोपी जिस पर आरोप थे उसी का बयान दर्ज किया, CO के पास क्यों नहीं गए? तो अब जो ये जांच का दायरा कानपुर तक दिख रहा था, खासतौर से पुलिस की भूमिका को लेकर, अब उसका दायरा लखनऊ तक आ गया है, DGP मुख्यालय तक आ गया है। DGP मुख्यालय तक आ गया, बिल्कुल। अनुभव आपका और प्रभात आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल ABP गंगा लगातार उठाता रहेगा, 8 चिट्ठियों पर क्या कार्रवाई की? समिति कमेटी बनाकर भेजी गई थी, उस कमेटी ने DSP देवेंद्र से बात क्यों नहीं की? इस कमेटी का हिस्सा कौन कौन थे, किसके कहने पर एक कमेटी बनाई और उसके बाद कमेटी ने क्या रिपोर्ट DGP मुख्यालय को दी? ये सारे सवाल हैं जो ABP गंगा लगातार पूछता रहेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं।